हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सेट 3 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र है। कोड है 822 AX और आज हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक और इस पार्ट में हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्न पत्र 2022 में आया हुआ है। कोड है 822 AX। उसका दूसरा पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। हम लोग लगा रहे हैं यहाँ से 5वें से 1 से 4 तक के प्रश्नों को लगा लिया हम लोगों ने। यहाँ 5वें से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न है, ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अनंततः अनेक हल हैं। आपको ग्राफ बना के दिखाना है कि दोनों समीकरणों के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है। तो देखो कैसे लगाना है आपको। पहला वाला समीकरण है 3x - y = 2, ये वाला, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस टाइप से एक बॉक्स बना देना है। इस बॉक्स में एक जगह लिखना है x, एक जगह पे लिखना है y और यहाँ पे कुछ वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ से अगर इसको हल करो y के लिए तो वैल्यू मिलेगी 3x - 2, y को एक तरफ 2 को दूसरी तरफ। अब यहाँ हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती हुई चली जाएगी। जैसे कुछ भी वैल्यू रखा जा सकता है, 0 1 2 3 4 5 माइनस प्लस कुछ भी। जैसे यहाँ x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू आएगी -2। x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये होगा 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। x की वैल्यू 2 लिख देंगे जब, तो यहाँ पे 6 होगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है। जैसे x की वैल्यू मान लो यहाँ पे ले ले -1, कुछ भी वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी। x की वैल्यू -1 ले लेंगे तो -3 आएगा, -2 -3 जुड़ के -5 हो जाएगा। माइनस में प्लस में कुछ भी आप लिख सकते हो। अब इसका चार्ट बनाएंगे या ग्राफ बनाएंगे, देखो कैसा दिखेगा। सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। हम इनको खोजेंगे तो अपनी जो वैल्यू है ये 0 1 2 मैक्सिमम y पे 4 तक गया या -5 तक गया है। तो सबसे पहले इसे हम ग्राफ में चूंकि बना रहता है ये खाना, जैसे 1 2 3 4 5 ये ऊपर हो गया। ऐसे x की वैल्यू माइनस में प्लस में सब में बना देना है। y की वैल्यू 1 2 3 4 5, ऐसे नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से। तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट कहाँ है, x पे उसकी वैल्यू 0 है और y पर -2 है। x पे उसकी वैल्यू 0 और y पे -2, ये हो गया पहला पॉइंट। मान लो यह है पॉइंट ए, नाम दे देते हैं, ये बनेगा पॉइंट ए। अगला वाला कहाँ है, वहाँ पर x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, वो ये पॉइंट हो गया, इसको कह देते हैं B। अगला तीसरा है, x पर उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए और y पर 4 होनी चाहिए। तो x पे हो गया 2 और y पे हो गया 4, वो ये बनेगा। अगली वाली वैल्यू होगी x पर -1, पीछे आएगा -1 चूँकि x ये वाली लाइन है, और y पर -5 लेना है आपको, 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा, ये हो गया पॉइंट डी। आपको इन सबको मिला देना है। आप जब इसको पटरी प्रकार से मिलाओगे तो बहुत सीधा बनेगा। इस टाइप से लाइन जाएगी।
ये हो गया ए बी सी। जैसा भी, अगर आप इसको पहले लिखे होते तो आप ए बी सी किसी को भी लिख सकते। तो ये तो हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये लाइन हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू। अब रही बात दूसरे वाले को कैसे बनाएंगे, तो दूसरा वाला है 9x माइनस 3y इक्वल 6। देखो इसको अगर हल कर दोगे, जैसे दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 2। 3 तिहाई 9, 3 से 3 एक 3, 3 दो नीचे। अगर ये आपका पहला समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल 2, ये पहला समीकरण है, और ये दूसरा समीकरण है, तो ये हल होके भी वही आया। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लिखेंगे क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल 2 और 9x माइनस 3y इक्वल c एक ही रैखिक समीकरण को निरूपित करते हैं। दोनों एक ही हो गए, या एक ही रैखिक समीकरण है, इसलिए इनके ग्राफीय निरूपण, या इनके ग्राफ भी कह सकते हो, इनके ग्राफीय निरूपण संपाती होंगे। और आगे आप लिख सकते हो, इसलिए 3x माइनस वाई इक्वल 2 और 9x माइनस 3y इक्वल 6 के अनंततः अनेक हल होंगे। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला पार्ट क्या है, क्या कहना चाहता है आपसे, आप लगा सकते। दूसरे लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये वाला भी वही समीकरण है जो ये समीकरण था। तो जब इसका ग्राफ ऐसा है तो दूसरा उसी के ऊपर चला जाएगा, वो हमने वहाँ शब्दों में लिख दिया है, तो आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वें का दूसरा प्रश्न है, 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए, रचना का अवचित्य भी दीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको इतने लंबाई की एक लाइन बनानी है। तो आप मेरे साथ बना सकते हो। जैसे मान लो सबसे पहले एक लाइन बना दिए, जैसे लाइन का नाम लिख दिया ए बी, ये वाला। तो यहाँ पे आपको रचना के पद भी लिखने हैं, या रचना के चरण भी लिखने, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है रचना का अवचित्य, मतलब कैसे कैसे आपने बनाया है इसको। तो रचना के औचित्य में आप क्या लिखेंगे, 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड ए बी खींचा, ये है पहला। तो सबसे पहले आपने 7.8 सेंटीमीटर की बना दी। अगली बार आपको क्या करना है, इस पे कोई भी न्यून कोण, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, जो भी हो, इस पे आप एक न्यून कोण बना दो। मान लो ये न्यून कोण है, ये लाइन फैल रही है x तक, तो अब उसी साइज की एक और कोण बनानी है दूसरे सिरे पर। चाहे तो आप ऐसा बना सकते हो, बी पे इस साइड, ए पे इस साइड, इसको लिख देते हैं बी वाई। तो यहाँ पे अगला काम क्या है, कोण एक्स ए बी, कोण एक्स ए बी बराबर कोण वाई बी ए खींचा या बनाया। ये हमने दूसरा काम किया। जो जो करो वो लिख दो। अगली बार में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अनुपात दिया है इन अनुपातों को जोड़ देना। जैसे 3 और 4 को जोड़ दोगे, जब भी अंतः विभाजित करना हो तो अनुपातों को जोड़ दो। तो यहाँ पे 3 और 4 है, दोनों जोड़ देंगे तो 7 होगा। तो यहाँ पे अगला रचना अपना होगा। अगला क्या होगा, 3 धन 4 बराबर 7, जोड़ने में क्या आएगा 7। तो लिखेंगे यहाँ पे रेखा ए एक्स और ए वाई नहीं बल्कि इधर से ए एक्स गया, उधर से बी वाई आया, तो लिखेंगे ए एक्स और बी वाई को
समान लंबाई के 7 भागों, नाम लिख दे रहे हैं, अभी बताएंगे कौन कहाँ है। A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर A5 A6 बराबर A6 A7 बराबर रहेगा B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 बराबर B6 B7 में विभाजित किया या ज्ञात किया। ये अगला काम है। तो अब इसको कैसे खोजना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अनुपात दिए हो अंतर विभाजन में, तो आप दोनों को जोड़ दो। जितने भी टाइप के सवाल होते हैं ऐसे ही डेरिवेशन होगा, जो परीक्षा में आता है उसमें बहुत होता है, तो ये साइज चेंज हो जाएगी, अनुपात बदल जाएगा। और अंतर विभाजित अगर नहीं लिखा, केवल लिख दे 3:4 में विभाजित करो, तब भी समझ जाओ कि इंटरनल डिवीजन ही है। अगर खुले शब्दों में ना लिखा हो तब भी अंतर विभाजन ही है। तो अंतर विभाजन वाले में क्या काम करना है, पहले उस साइज की हमें लाइन बना देनी है, फिर दोनों तरफ एकांतर कोण टाइप समझ लो, ऐसा भी कह सकते हो कि दोनों तरफ एकांतर कोण बना देंगे समान आकार का, मतलब कोण में इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। फिर क्या है, इसको जोड़ के जो आएगा उतने बराबर टुकड़े कर देने। जैसे मान लो आपको करना क्या है, प्रकार में पेंसिल को सेट करना और कोई भी दूरी ले लो जो भी आपको लगे, जो आपके लिए, मतलब यहाँ पे जो लाइन है कि आप 7 टुकड़ा करो, तो ये नहीं कि कॉपी से बाहर हो जाए। तो ऐसे आपको साइज चुनने, जैसे मान लो हमने इस पे निशान लगा दिया कोई भी साइज लेके, तो पहले वाले निशान को कहेंगे A1। फिर अब वही साइज लेना है, नोक यहाँ पे रखना है प्रकार का, पेंसिल आगे बढ़ जाएगा, इसे कहेंगे A2। फिर यहाँ पे नोक रख के खिसकाएंगे A3 A4 A5 A6 और A7। कोई भी दूरी लेके ऐसे आपको 7 बराबर निशान लगा देने। अब वही दूरी रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। जो आपने A1 A2 A3 किया है वो इधर निशान मारेंगे, ये हो गया B1 B2 B3 B4 B5 B6 और ये B7। ऐसे आपको 7 निशान लगा लेंगे। फिर क्या करना है, आपको A को B7 से मिला देना है और B को A7 से मिला देना है। ये चाहो तो आप अपने रचना में मत लिखो, लेकिन इनको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3:4 में विभाजित करना है, तो इधर से आपको देखना तीसरा पॉइंट, ये हो गया, और इधर से तीसरा पॉइंट, ये 1 2 3, इनको आपस में मिला देना, 1 2 3 ये वाला। ये और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मान लो ये पॉइंट है C। एक बार फिर से समझ लो क्या करना है, बराबर दूरियों में विभाजित कर देना ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को। जो अनुपात में विभाजित करना, जैसे 3:4, मान लो 4:3 होता तो पहले हम यहाँ से 4 जाते, इधर से भी 4 लाइन, जैसे 1 2 3 4 लेते, लेकिन यहाँ 3:4 है तो पहले 3 लेंगे, 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से। इसको छोड़ देना क्योंकि ये तो आपका समझ लो प्रारंभिक बिंदु है, तो ये नहीं लिया जाता, इसके आगे वाले 1 2 3, ऐसे यहाँ पे 1 2 3, इनको आपस में मिला दो। तो ये अगला रचना रहेगा, लिखेंगे A3 B4 को मिलाया, बस ऐसे आप समझ जाओगे कैसे मिलाना। इधर 3:4 था तो
तो वही इधर भी होता है अगर आप सही से नाम लिखो तो। बाकी आप चाहो तो इसको ABCDEFGH ऐसे भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे A3B को मिलाया जो AB को C बिंदु पर मिलता है। लिखेंगे इसलिए, अब ये आपका तीसरा वाला अनुपात हो गया। यहाँ पे लिखेंगे AC अनुपात CB बराबर 3:4, या ऐसा भी इसको लिख सकते हैं AC अनुपात में CB इक्वल 3:4। इसमें कहा रचना का औचित्य भी दे दो, तो ये तो रचना का मतलब ये हो गया, चरण आपका हो गया। अगला है रचना का औचित्य देना, मतलब कारण बताओ कि आपने सही किया है, तो उसको प्रूफ बोलते हैं या उपपत्ति, वो हम इधर लगा देते हैं डेरिवेशन टाइप। यहाँ पे देखो आप कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो और ये वाला ट्रायंगल, जैसे ये दोनों, तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति या औचित्य, ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब प्रूफ करके बताओ कि आपने रचना सही लिखी है। तो एक ट्रायंगल ले लेंगे A3, यहाँ पे A3AC त्रिभुज A3AC, और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे B4BC में। ये आपके पास हो गए दो ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, जो कि हमने रचना ही ऐसी की थी। तो लिखेंगे कोण A3AC बराबर कोण B4BC। ये रचना से बराबर है, पहले से हमने रचना ही ऐसे की थी कि ये दोनों कोण बराबर थे। दूसरा ये शीर्षाभिमुख कोण है, देखो लिखेंगे कोण A3CA बराबर कोण B4CB। ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होता है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज A3AC समरूप त्रिभुज B4BC। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। तो जैसे यहाँ से लिखेंगे A3 ये वाला, तो इधर लिया जाएगा B4 बराबर, इसमें एक भुजा ले लेते हैं AC और इसकी एक भुजा ले लेते हैं CB या BC। ऐसे आप चाहो तो A3C और B4C ले लो, लेकिन इस भुजा को कोई काम है ही नहीं इसका। तो सिंपल क्या करना है, इसके सामने वाली ये वाली भुजा ले ली, इस त्रिभुज की ये भुजा, करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा संगत भुजाएं ही लेना आपको। और उसके बाद इसमें ये वाली साइड ले लिया, इसमें से ये वाली साइड। अब देखो इसकी भी लंबाई क्या है, AA3, ये रचना में हमने बनाया है AA3 की लंबाई, और BB4 ये वाली लंबाई, दोनों लंबाइयों पर ध्यान देना। ये जो आपका AA3 लाइन है ये 3 गुना है और BB4 वाली लंबाई 4 गुना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए हो जाएगा 3:4 बराबर AC/BC, या लिख सकते हैं AC अनुपात BC बराबर 3:4। और भी इसको रचना के टाइम में और भी लिख सकते हो कि AA3 की वैल्यू क्या होगी, कुल लंबाई। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है x, A से लेके A7 तक, तो कुल लंबाई का कैवा भाग है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर x है, या मान लो ये 7x है, तो उसके हिसाब से ये लंबाई है 3x। ये भी 7x है, तो इसके हिसाब से ये वाली लंबाई हो जाएगी 4x। तो x से x कट जाएगा तो आएगा 3/4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे वाले पार्ट का सलूशन। इस टाइप का कोई भी रचना रहेगा आप बिल्कुल बड़े आसानी से ऐसे कर सकते हो।
लगाइए इसको। अगला प्रश्न है 5वें का तीसरा खंड। प्रश्न है 2 cos 58 डिग्री अपान साइन 32 डिग्री माइनस √3 cos 38 डिग्री cosec 52 डिग्री बाई tan 15 डिग्री tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री। इसको सरल कीजिए। तो पहले को लगा देते हैं, फिर दूसरे को। पहला वाला पार्ट इसको देखो, लिखा हुआ 2 cos 58 डिग्री अपान साइन 32 डिग्री माइनस √3 cos 38 डिग्री cosec 52 डिग्री बाई tan 15 डिग्री tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री। ये हुआ क्वेश्चन। तो बराबर इसको लिख सकते हैं। देखो ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, या ऐसा मान लो कि दोनों को जोड़ के हम 90 डिग्री ला सकते हैं। देखो 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 8 और 1 हासिल 9, 90 हो जाएगा। तो हम चाहे तो कास को लिख सकते हैं 90 माइनस 32 या साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 58। ये इधर वाले को जो 32, किसी भी एक को चेंज कर देना। जैसे ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं तो ये होगा कास 58 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री बटे में नीचे है साइन 32 डिग्री, ये पहले से है, ये हो गया। माइनस में √3, इधर भी वही काम करना है। जैसे चाहे इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो। जैसे कास 38 को लिख सकते हैं कास 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आएगा, इंटू हो गया कॉसेक 52 डिग्री बटे में। अब चाहे 75 को बदल दो या फिर 60 को। जैसे 75 को बदल देते हैं तो लिखेंगे tan 90 माइनस 75, 15 को लिख सकते हैं 90 ऋण 75, ये हो गया tan 60 और tan 75। बराबर में लिख सकते हैं 2 cos 90 माइनस थीटा टाइप का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा। तो ये आएगा साइन 32 यानी साइन 32 अंश, नीचे भी है साइन 32 अंश, फिर हो जाएगा माइनस में √3। यहाँ क्या आने वाला है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये होगा साइन 52 डिग्री इंटू कॉसेक 52 डिग्री अपान tan 90 माइनस थीटा को काट बोलते हैं तो हो जाएगा काट 75 डिग्री tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। कहाँ क्या फार्मूला यूज हुआ यहाँ लिख देते हैं। cos 90 माइनस थीटा माने होता है साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। अब आगे इनको क्या करना है, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर करके आएगा 2। यहाँ पे साइन इंटू कोसेक की वैल्यू 1 होती है अगर थीटा बराबर हो। एक फार्मूला ये भी यूज होना है, साइन थीटा इंटू कोसेक कॉस थीटा, सॉरी गलत लिख दिया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल होता है 1। तो ये दोनों आपस में गुणा होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा माइनस √3, ऊपर हो गया 1 और नीचे कॉट और tan है, ये भी होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये वाली वैल्यू भी होती है 1। तो ये दोनों कॉट 75 और ये tan 75 दोनों मिला के 1 हो गया। अब बचा नीचे tan 60 डिग्री, ये हो गया। तो बराबर हो गया 2 करड़ी में 3 और tan 60 का मान होता है करड़ी में 3। तो ये और ये दोनों कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो ये हो गया 5वें के तीसरे का पहला खंड। तीसरे में देखो 2 प्रश्न दिया है
तो पहले वाले का सोल्यूशन ये हो गया। यहाँ से दूसरा लगा देते हैं, फिर एक साथ दोनों लगाइएगा। ये दूसरा देखो, इसमें है tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 दिया हुआ है, तो इसमें भी वही काम करना। देखो इधर 89 है और इधर 89 1 90, 88 2 90, ऐसे इससे पहले 87 है, 87 में 3 जुटेगा 90, फिर इससे पहले आपका 86 पड़ेगा, फिर 4 पड़ेगा, तो वो उधर से आता हुआ चला जाएगा 46 तक, और ये इससे ठीक पहले रहेगा 44, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, हम प्रश्न नहीं उतार रहे हैं, डायरेक्ट इसको आगे लगा रहे हैं। इसमें करना क्या है, आप चाहे इधर वाले को चेंज कर दो चाहे उधर वाले को। जैसे इस साइड वाले को बदलेंगे तो लिखेंगे tan 89 डिग्री माइनस, सॉरी 89 नहीं बल्कि 90 माइनस 89, 89। एक को लिख सकते हैं 90 ऋण 89 डॉट, दूसरे को लिख सकते हैं 90 माइनस 88। ऐसे 3 अंश लाना है तो इसको लिख सकते हैं डॉट 90 माइनस 87। इस टाइप से चलता हुआ चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ है tan 45 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, इधर है tan 88 या 87 से शुरू कर सकते हो, जिधर मर्जी आपकी। ये tan 89 डिग्री बराबर में क्या आएगा, देखो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 89 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा तो हो जाएगा कॉट 88 डिग्री, ये हो जाएगा कॉट 87 डिग्री, डॉट 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 डॉट, tan 45 डिग्री, उसके बाद tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। अभी अभी आपने क्या फार्मूला पढ़ा, tan इंटू कॉट की वैल्यू 1 होती है, तो कॉट 89 और tan 89 ये दोनों मिला के हो जाएंगे एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इनका जोड़ा बनेगा। कॉट 89 डिग्री, tan 89 डिग्री, अगले वाले में आएगा कॉट 88 डिग्री, tan 88 डिग्री, अगले वाले में आएगा कॉट 87 डिग्री, फिर आएगा tan 87 डिग्री, डॉट डॉट, क्या बचेगा tan 45 डिग्री। क्योंकि कहाँ तक जोड़ा लगेगा मालूम है, जोड़ा लगेगा यहाँ पे 46 और 44 तक, 45 के आगे वाला और 45 से पहले वाला, इधर से 46 इधर से 44, तो लास्ट वाला जो सबसे टर्म पड़ेगा वो यही रहेगा, कॉट यहाँ पे 46 डिग्री और tan 46 डिग्री। क्यों ये पड़ेगा अभी ये भी बता रहे हैं आपको। देखो tan से पहले है tan 44 और 45 के बाद है tan 46, तो चाहे तो आप 45 वाले ये इधर 44 वाले को लिख सकते हो 90 माइनस 46, चाहे तो 46 वाले को लिख सकते हो 90 माइनस 44। तो चाहे आप यहाँ पे काट 46 काट tan 46 लिखो या काट 44 tan 44 लिखो, और उसके बाद यहाँ पे बचा रहेगा आपका tan 45, यहाँ पे हो जाएगा स्टार। अब सारी वैल्यू देख लो आप, काट थीटा tan थीटा ये मान 1 होता है 1 होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट tan 45 का मान 1, ये दशमलव नहीं है ये सब गुणा है, तो इस पूरे का मान आएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 के पहले और दूसरे खंड का सॉल्यूशन, आप इसे लगा सकते हो। अगला प्रश्न है 5वें का चौथा, इसमें समांतर माध्य निकालना है, और प्रश्न कुछ ऐसा था जिसमें 25 परिवार दिए हैं, उनका दिया हुआ है व्यय वगैरह कुछ खर्चा, वर्ग अंतराल में दिया है 100 150 टाइप करके, उनका समांतर माध्य निकालना है पद विचलन विधि से। अगला प्रश्न है 5वें का घ, इसमें समांतर माध्य निकालना है। हमने प्रश्न को नहीं लिखा है, कारण यह है क्योंकि यही सेम प्रश्न है दूसरे सेट का जिसका कोड है 822AW,
उसका 5वें का घा, यही प्रश्न है जो प्रश्न इसका है, यानी इसका 5वें का चौथा खंड और उस प्रश्न का 5वें का चौथा खंड, मतलब उस प्रश्न पत्र का कोड जिसका है सेट 2 822 AW, दोनों एक ही है, हमने उसको सॉल्व कर दिया इसलिए इसको छोड़ दिए हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है 6वें का पहला, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल वास्तविक हैं। अगर ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या है? 3/4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से इस समीकरण को ठीक ठाक बनाएंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 32x प्लस 12 इक्वल हो जाएगा 0। अब कहा है देखो या जांचो कि इसके मूल वास्तविक हैं क्या नहीं। तो मूल वास्तविक होने के लिए कंडीशन क्या है? जो उसका विविक्तिकर है वो या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर D, जिसका फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। सबसे पहले इसको निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं विविक्तिकर। ये वाला चीज सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी कौन है? ए बोलते हैं x² के गुणांक को, यहाँ लिख देते हैं एक बार। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 32 और सी की वैल्यू है 12। इसको ए बी सी। तो विविक्तिकर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, जिसे हम डी भी बोलते हैं? ये होता है b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू है माइनस में 32, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3 और सी की जगह पे 12। तो डी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 32 का स्क्वायर करना है, तो 32 का 2 में गुणा हो जाएगा 64 और 32 3 96, 96 में 6 जोड़ देंगे तो आएगा 102, यानी हो गया ये 1024 माइनस 4 3 12, 12 का गुणा 12 में 144। तो कितना हो जाएगा? 4 में से 4 जाएगा 0, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 880। ये हो गई D की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि D ग्रेटर देन 0, D की वैल्यू है जो आई है वो 0 से बड़ी है, इसलिए लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक है। जब भी विविक्तिकर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो तो जो समीकरण होता है उसके मूल वास्तविक होते हैं। अब कहा है इसके मूल भी ज्ञात करो, तो समीकरण का मूल क्या होता है या फार्मूला क्या होता है? समीकरण के मूल, जिसे हम x की वैल्यू भी बोलते हैं, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, या d लिख देते हैं, अपान 2a। तो इक्वल क्या होगा? माइनस b की वैल्यू, तो यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 32, तो पहले से माइनस लगा है तो ये हो जाएगा 32, जो कि यहाँ माइनस है पहले से, और 32 के आगे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस d की जगह पे 880 बटे में 2 इंटू a की जगह पे 3 लिखना है, बराबर क्या आएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 32 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 88 को, ताकि हम वर्गमूल निकाल सकें। जैसे इसका फैक्टर ही कर लेते हैं, देखो फैक्टर करेंगे तो आराम से गुणनखंड निकाल सकते हैं, और भी तरीका है इसको करने का। ये हो जाएगा 4 4 0, फिर आएगा 2 2 0, फिर 2 से काटेंगे 1 1 0, फिर 2 से काटेंगे तो 5 और 5 आएगा, उसके बाद फिर 5 से कटेगा 11, फिर 11 आएगा। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा ये 2 और ये 2 मिला के 4 बाहर आएगा, करड़ी में 55 रह जाएगा। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 करड़ी में 55, और x की वैल्यू है 6,
चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 16 धन 1.5 2 करड़ी में 55/3। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 के पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या दिखाना था, मूल वास्तविक है या नहीं, वास्तविक मूल है या नहीं चेक करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से लिखते हैं, फार्मूला होता है b² - 4ac। उसकी वैल्यू निकालनी है, अगर वो 0 के बराबर या बड़ा है तो वास्तविक है, जो कि अपनी वैल्यू 880 आई है, जो कि 0 से बड़ी है, इसलिए लिखेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं। और अगर मूल वास्तविक है तो यहाँ तक तो आपका पार्ट खत्म हुआ। फिर कहा है मूल भी ज्ञात करो, तो समीकरण के मूल या यक्स का फार्मूला होता है -b + -√d, या लिख सकते हो b² - 4ac। सारी वैल्यू डालने के बाद आपको आंसर क्या मिला, 16 + -2√55, और पूरे के बटे में है 3। यही है इस पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, इसका दूसरा पार्ट। किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं, एक कैपिटल ए है और एक बी है। उससे देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। तो सबसे पहले इसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे पूरे सवाल को। सबसे पहले बना लेते हैं एक मीनार, और यहाँ किनारे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि लगाने में लिखने में परेशानी ना हो। मान लो ये मीनार है, ये मीनार मान लो है PQ, कोई भी आप लिख सकते हैं। और इसके आधार में, मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में 2 बिंदु हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। ये इन दोनों जगहों से देखने पर जो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण है वो कोटि पूरक है। मान लो A से देख रहे हैं तो ये कोण बन रहा है, और B से देख रहे हैं तो ये कोण बन रहा है। मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 - थीटा। कोटि पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों को जोड़ो तो 90 हो जाए। तो अब देखो, अगर इसको थीटा मान लिए, इसको 90 - थीटा मान लिए, जोड़ देंगे तो 90 ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे, मानना पड़ेगा आपको, लिखेंगे कि माना मीनार PQ की ऊंचाई h। ये हमने मान लिया कि जो मीनार हमने PQ माना उसकी ऊंचाई h। लिखेंगे P से A दूरी पर, मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, आप किसी को भी A मान सकते हो, चाहे तो इसको A मान लो, इसको B मान लो। ये दूसरी दूरी जो है जी, इसको हम मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस P। तो लिखेंगे P से A दूरी पर स्थित बिंदु A से उन्नयन कोण थीटा, और P से B दूरी पर स्थित बिंदु B से उन्नयन कोण 90 डिग्री - थीटा। ये मान लिया कि P से स्मॉल a डिस्टेंस पे पॉइंट A है जहाँ से उन्नयन कोण थीटा है, और P से B डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट B है, कैपिटल B, जहाँ पे उन्नयन कोण 90 डिग्री - थीटा। अब ये उन्नयन कोण किसका लिख सकते हो, ये उन्नयन कोण बिंदु Q का या मीनार के शीर्ष का या शिखर का। तो आपके पास 2 समकोण त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले चाहे छोटे को ले लो या फिर बड़े को। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, एक हो गया आपका APQ, इसमें लगा देते हैं tan थीटा। क्या मिलेगा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब है इसका PQ, आधार है AP, तो ये मिलेगा tan थीटा इक्वल AP की लंबाई, सॉरी PQ मीनार की ऊंचाई को h माने हैं, और AP यहाँ है A। ये हो गया समीकरण नंबर 1।
ऐसे एक दूसरा समकोण त्रिभुज है, नाम क्या है, बी पी क्यू। समीकरण नहीं लिखना, सॉरी, समकोण त्रिभुज बी पी क्यू में लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होगा पी क्यू अपान बी पी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखते हैं cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल पी क्यू की वैल्यू h है और बी पी की वैल्यू b है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। 1 का 2 में गुणा कर दोगे तो tan इंटू काट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपको केवल ये चीज़ चाहिए, थीटा से तो कोई लेना देना है नहीं। तो लिखेंगे समीकरण 1 क्रॉस समीकरण 2 से, या समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड का गुणा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का गुणा राइट हैंड, हो जाएगा एच अपान ए इंटू एच अपान बी। tan इंटू कॉट की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा 1, हो जाएगा एच स्क्वायर बाई ए बी, एच का एच में गुणा, इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल ए बी का इस साइड गुणा, या एच इक्वल हो जाएगा रूट ए बी। यही प्रूफ करना था। कभी कभी यही सवाल अंकों में दे देता है, जैसे यहाँ से 5 मीटर दूरी पर, वहाँ से 10 मीटर दूरी पर एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो ऊंचाई बताओ। तो अगर विकल्प में आएगा तो कोटि पूरक वाले में आप याद रख सकते हो, एच वैल्यू होती है रूट ए बी, और कभी कभी अक्षर में दे देता है एक्स और वाई है, तो इस टाइप से आपको प्रूफ करने हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे खंड का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 अगला है क्वेश्चन नंबर 6, उसका तीसरा खंड। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ये वाला खिलौना शंकु की डिजाइन का है और इस शंकु को एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब शंकु का जो आधार है वो उतना ही बड़ा त्रिज्या वाला है जितना बड़ा अर्धगोले का त्रिज्या, मतलब उसके ऊपर ठीक रखा है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ये मान लो हो गया खिलौना और ये इसका आधार, और ये किसके ऊपर रखा है, ये रखा है एक अर्धगोले के ऊपर, अध्यारोपित है, मतलब यहाँ से जो इसका ऊपर का सरफेस बनेगा सर्कुलर सरफेस, उसके ऊपर ठीक शंकु रखा है। दोनों की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और पूरे खिलौने की हाइट है 15.5 सेंटीमीटर का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो हमें गोले की तो त्रिज्या मालूम हो जाएगी क्योंकि वो उसके ऊपर ठीक रखा हुआ है, लेकिन शंकु की ऊंचाई नहीं मालूम, तो उसको निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h, ये कितना होगा जो टोटल हाइट है, लिखेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, ये होगा। कारण क्या होगा बताओ, टोटल ऊंचाई में ये त्रिज्या भी तो शामिल है, इस त्रिज्या को हटा देंगे तो केवल शंकु की ऊंचाई बचेगी। तो खिलौने की पूरी ऊंचाई है 15.5 और जो अर्धगोला उसकी त्रिज्या है 3.5, तो घटाने पे आएगा 12 सेंटीमीटर। ये हुआ शंकु की ऊंचाई। अब चूंकि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ में हमें शंकु का वक्र पृष्ठ लेना है चारों तरफ का, और वक्र पृष्ठ के लिए यल चाहिए, तो वो निकालना पड़ेगा जो कि होती है तिरछी ऊंचाई। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, या तिरछी ऊंचाई भी लिख सकते हो, तिर्यक ऊंचाई, इसमें स्मॉल एल से इसको लिखा जाता है। ये वैल्यू हो जाएगी √h² प्लस r²। h की वैल्यू 12 इसका स्क्वायर, r का मान 3.5 इसका स्क्वायर, 12 का वर्ग होगा 144 और इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 12.25। दोनों को आपस में जोड़ दो तो हो जाएगा 156.5
25 वर्गमूल निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी उसकी तिरछी ऊंचाई। अब आगे लिख देंगे, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठ धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई आर कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा, यहाँ यल बचेगा और इसमें बचेगा 2r। सारी वैल्यू रखनी, पाई की 22/7, आर की 3.5 यानी 7/2, और एल की वैल्यू कितनी आई है 12.5, तो इसको लिख देंगे 125/10, चाहे तो दशमलव में भी रख सकते हो। और 2 इंटू आर, 2r की जगह पे 7/2 रखना, चाहे तो 3.5 भी रख सकते हो। बराबर आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा तो हो जाएगा 11। इसको 5 से ऊपर नीचे काट सकते हैं तो 5 दूनी 10, 25 पंचे 125। ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 7। 2 से 7 में गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, और 14 25 जोड़ के 39। एक बार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 11 क्वेश्चन में बचेगा 25 धन 14/2, तो ये हो गया 11 गुणे 39/2 बराबर 11 का गुणा 9 में करेंगे 99, 11 3 33, और 33 और 9 42/2। भाग करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, मतलब एरिया निकालना है, तो यूनिट जरूर लिखना, बिना यूनिट की चीज़ अधूरा रहता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। अगला प्रश्न है, माध्यक ज्ञात कीजिए। ऊपर लिखा था निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने केवल इतना ही लिख दिया है। बाकी ये है चार्ट, एक तरफ प्राप्तांक है, दूसरे तरफ विद्यार्थियों की संख्या है। तो जब भी माध्यक निकालना हो तो एक कॉलम आपको और आगे बढ़ाना पड़ता है। इस कॉलम में क्या लिखना रहता है, संचयी बारंबारता, ये लिखना रहता है। ये कैसे बनता है, जो सबसे पहली बारंबारता होती है इसको लिख दो, ये चूंकि फ्रीक्वेंसी ही है। उसके बाद यहाँ जो आया उसको इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 11, फिर जो आया उसको इसके ठीक नीचे वाले में जोड़ दो 21, फिर जो आया उसको नीचे वाले में जोड़ दो तो 36 हो जाएगा। 36 को फिर से 9 में जोड़ दो 45, और 45 को फिर से 5 में जोड़ दिया तो हो गया 50। अब जो आता है सबसे लास्ट में जोड़ के उसे हम n बोलते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 50। माध्यक में हमें n/2 की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हो जाएगी 50/2 इक्वल आएगा 25। अब हमें देखना है कि हमारे संचयी बारंबारता में 25 कहाँ है, वो भी आरोही क्रम में, नीचे से नहीं शुरू करना, ऊपर से। तो 5 11 21 25 आपको मिलेगा 36 के भीतर। तो जिस संचयी बारंबारता में आपका n/2 होता है उसे हम CF बोलते हैं। तो यहाँ से CF की वैल्यू हो जाएगी 36। उससे ठीक पीछे जो होता है ये हो गया हमारा बारंबारता, इसको हमें लेना है। तो 36 से ठीक पहले कौन है, उसके सामने जो बारंबारता बन रही है वो है 15, और 15 के ठीक सामने जो है ये हमें हायर लिमिट लेनी है, ये है L की वैल्यू है 30, और उसके बाद हमें H की ज़रूरत पड़ती है। H को बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो 25 और 30 के बीच में जो गैपिंग है वो ये हो गया आपका CF, और जैसे मिलागा तो सारा काम आसान हो जाएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये हो गया CF, इससे पहले F, इससे पहले L, और इससे पहले यहाँ पे H की वैल्यू हो गई 5। माध्यक का फार्मूला हम जो बता रहे हैं उस हिसाब से क्या बनेगा, वो रहेगा अलग फार्मूला। माध्यक होगा L माइनस CF माइनस n/2/f इंटू H। सारी वैल्यू रख दो। L की जगह पे 30 ऋण, CF की जगह पे 36
n/2 की जगह पे 25 और f की जगह पे 15, h की जगह पे 5। तो ये हो गया 30, 36 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 11, 15 और यहाँ पे 5 हो गए 30, ऋण 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 11/3 बराबर होगा 3 का 30 में गुणा 90, ऋण 11/3 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 79 और ये नीचे हो जाएगा 3। भाग करेंगे जब 79 में 3 से तो पहले 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 19 हो जाएगा, 3 छक 18, 1 बचेगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे चलेगा। तो ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का कि जो इसमें माध्यक निकालना है वो माध्यक की वैल्यू आएगी 26.33। कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता बना देनी, फिर जो सबसे लास्ट में आएगा उसका आधा कर देना है, उस आधे को देखना है कि किस में वो हो सकता है। 21 में, जैसे 21 में 25 हो ही नहीं सकता तो होगा 36 में, तो ये होगा CF, इससे पहले F, इससे पहले L, इससे पहले स्मॉल h, और इस फार्मूले में रख के लगा देना है। तो यही है इसका सोल्यूशन। अगला प्रश्न है 7वां। इसका पहला खंड है, कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। अगर 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये सॉल्व करना, अथवा एक दूसरा प्रश्न इसी में दिया है, एक समीकरण है, इसे हल करना है। तो हम पहले ऊपर वाले को लगा दे रहे हैं। जब भी आप परीक्षा में लगाओ तो खंड और क्रमांक प्रश्नों की संख्या सब एकदम सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या निकालनी है, वो नहीं पता, तो मान लेते हैं, लिखेंगे माना छात्रों की संख्या, ये हो गया x, और क्या दिया है, सेबों की संख्या, ये है 300। लिखेंगे इसलिए प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब कितने मिलेंगे, या मिलने वाले सेबों की संख्या भी लिख सकते हैं। कितने मिलेंगे, कुल सेबों की संख्या में बच्चों की संख्या से भाग कर दें। फिर अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, अगर 10 बच्चे और आ जाते तो x के बजाय x + 10 हो जाता, तब एक एक बच्चे को कितना सेब मिलता, 300 सेब ही है। 10 बच्चे और हो जाते तो अब जो बच्चों को सेब मिल रहा है वो हो जाएगा x + 10, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाली जो संख्या है, पहले हिस्सा कितना आ रहा था, 300/x। 10 बच्चे जब और आ गए तो हिस्सा ये है। ये वाली संख्या पहले वाली से 1 कम है, क्योंकि सवाल में खुद कहा अगर 10 बच्चे और बढ़ जाएंगे तो अब एक एक सेब कम मिलेगा। तो इसको हल करना है। क्या करोगे, इधर से x का गुणा हो जाएगा 300x, इधर से इसका गुणा होगा, पहले ऐसे कर देते हैं, एक एक को हल करेंगे तो होगा 300/x धन 10 बराबर होगा 300 ऋण x/x, ऐसे क्रॉस गुणा हो जाएगा। हल करने के लिए यहाँ आगे आओ, यहाँ पे लिखेंगे x का गुणा 300 में हो जाएगा तो 300x होगा, और इस साइड गुणा होगा तो 300 का गुणा x में 300x, फिर x का गुणा x में होगा x², फिर 10 का गुणा 300 में होगा तो 3000 आएगा, और 10 का गुणा x में होगा तो आएगा ऋण 10x बराबर 300x 300x कट जाएगा तो हो जाएगा 0 -x² धन 3000 ऋण 10x, या इसको लिख सकते हैं x² माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा धन 10x ऋण 3000। गुणा करके 3000 लाना है, घटा के 10 लाना है, तो ऐसी दो गिनती है 60 और 50, गुणा करेंगे
तो 3000 बनेगा और घटाने पे 10 बनेगा। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर धन 60x ऋण 50x ऋण 3000 बराबर 0। x कामन x धन 60 ऋण 50 कामन, तो यहाँ भी आएगा x धन 60 बराबर 0। एक कोष्ठक में होगा x ऋण 50, एक कोष्ठक में x धन 60 बराबर 0। तो एक बार वैल्यू आएगी 50 और एक बार वैल्यू आएगी -60, और ये रहेगा अमान्य। कारण क्या है? क्योंकि हमें निकालना छात्रों की संख्या जो कि माइनस नहीं हो सकती, तो लिखेंगे इसलिए छात्रों की संख्या बराबर होगी 50। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हो सही लगा है कि नहीं। जैसे देखो पहले 300 सेब थे, बच्चे 50, तो हिस्सा आएगा 6 का। जब बच्चे 10 ज़्यादा हो जाएंगे 60, तो 60 से 300 में भाग करेंगे तो अब हिस्सा आएगा 5 का, यानी पहले 6 मिला था अब 5 मिला जब 10 बच्चे बढ़ गए तब। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 के पहले पार्ट का सॉल्यूशन। यहीं पे इसको भी लगा देते हैं, फिर एक साथ दोनों लगा लीजिए। ये जो आपका अथवा वाला पार्ट है, क्योंकि आपको एक ही लगाना परीक्षा में, दोनों में से कोई एक। प्रश्न है 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30। x - 7 का इस साइड गुणा होगा x - 7 और इसका इस साइड गुणा होगा तो आएगा x - 4। नीचे दोनों का गुणा होगा x + 4 और x - 7, ये हो जाएगा 11/30। यहाँ x से x कट जाएगा और ऊपर होगा -7 + 4 और नीचे आएगा, यहाँ पे सारी प्लस है तो ये भी रहेगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस और नीचे आएगा इन दोनों का गुणनफल, x का x में x स्क्वायर, x का साथ में 7x, 4 का x में 4x और 4 का साथ में 28, हो गया 11/30। तो ये होगा 7 4 11, 11 से 11 कट जाएगा तो आएगा ऋण 1 और नीचे हो गया x स्क्वायर, 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3 ऋण 28 बराबर आएगा 1/30, क्योंकि 11 वाला तो हिस्सा कट गया। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 28 बराबर ऋण 30। ऋण 30 को इस साइड लाएंगे तो धन 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 28 धन 30 बराबर 0। या 28 में से 30 घटाएंगे तो आएगा धन 2। तो ये हो गया x स्क्वायर ऋण 3x धन 2 बराबर 0। गुणा करके 2 लाना, जोड़ के 3 लाना, तो 2 1 2 2 1 3, तो हो जाएगा x स्क्वायर -2x - x + 2 = 0। इसका फैक्टर करेंगे तो एक कोष्ठक में x - 2, यहाँ भी आएगा x - 2 = 0। एक कोष्ठक में बनेगा x - 2, एक कोष्ठक में x - 1 = 0। एक बार पहला कोष्ठक 0 तो 2 आएगा, एक बार दूसरा कोष्ठक 0 तो 1 आएगा, यानी x की वैल्यू होगी 1, 2। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7 के पहले खंड का और उसके ऑप्शनल वाले पार्ट का सलूशन। आप इसे लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ था प्रश्न में AB लंब BC, मतलब ये वाली लाइन BC पे लंब है यानी ये 90 डिग्री है, और दिया था DE लंब AC, ये दिया है। तो सत्यापित करना था कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AED के। तो जिसको समरूप सिद्ध करना रहता है उन्हीं की बात भी करते हैं। तो अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति या प्रूफ कैसे करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AED में, इन दोनों में क्या क्या बराबर है। ABC का कोण B और AED का कोण E, ये दोनों आपस में बराबर है 90 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण AED, ऐसे भी। साथ में और क्या है, ABC में भी कोण A है और ADE में भी कोण है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। तो अगर किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो तीसरा खुद ब खुद बराबर होता है। तो लिखेंगे इसलिए
त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED, यहाँ पे लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता, कोण कोण समरूपता के आधार पर। बस सिंपल, इसमें एक 90 इसमें भी एक 90, ये दोनों में कॉमन है। बस अगर दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते। तो यही है इसका सलूशन। अब चलते हैं अगले पर। दूसरे वाले में दिया हुआ है ट्रायंगल ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, ये वाला ABC में, और AD लंब BC। तो ये सत्यापित करना है कि AD स्क्वायर बराबर होगा BD/CD, ये वाला चीज AD स्क्वायर बराबर BD/CD। कैसे प्रूफ करना रहेगा, देखो लिखेंगे उपपत्ति, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये दिया पहले से। मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल इतना केवल क्या बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। अब अगर हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ थीटा माना, अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करो तो अगर बड़े वाले में थीटा ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो सिंपल देखने में क्या लग रहा है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो पत्ती में लिखेंगे त्रिभुज, नाम कहाँ से शुरू करें लिखना, जैसे यहाँ लिख देते हैं ADB, या इधर से शुरू करें, ये ठीक रहेगा। त्रिभुज का नाम BDA, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, हमने यहाँ थीटा से शुरू किया, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा थीटा। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे त्रिभुज BDA, तो इधर से आएगा ADC, क्योंकि BDA में हमने 90 माइनस थीटा पर रुका, तो ADC में भी हमने 90 माइनस थीटा पर। तो इसमें क्या क्या बराबर है, इसमें बराबर हो गया है इन दोनों में कोण BDA, ये हो गया बराबर BDA, ये बराबर हो गया कोण ADC के, ये हो गया 90 डिग्री। और क्या बराबर है, और बराबर हो गया इसमें जैसे कोण ABD या कोण ADB लिख देते हैं, कोण ADB नहीं सॉरी कोण ABD, कोण ABD बराबर कोण है CAD, ये बराबर है थीटा। तो अगर दो बराबर है तो तीसरा लिखने की जरूरत है भी नहीं, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज BDA समरूप है त्रिभुज ADC। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हों। अगर समरूप हो तो थेल्स थ्योरम क्या लगता है, संगत प्रमेय, संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें B के सामने कौन सी साइड है AD, ये हो गया। ऐसे लिखना, जब आप अगर नाम सही लिख ले गए तो अनुपात लिखना बहुत आसान होता है। पहले वाले ट्रायंगल में B के सामने, दूसरे वाले ट्रायंगल में A के सामने, इसके सामने कौन है CD है बराबर, फिर यहाँ पे आया D, इस ट्रायंगल में D के सामने कौन है AB, इस ट्रायंगल में D के सामने कौन है AC, इस ट्रायंगल में A के सामने क्या पड़ रहा है BD, और इस ट्रायंगल में यहाँ C है, C के सामने पड़ रहा है AD। तो आपको AD स्क्वायर प्रूफ करना है, तो फर्स्ट को लास्ट के साथ मिला देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह हो जाएगा AD/CD बराबर BD/AD, AD का AD में गुणा हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये हो जाएगा BD/CD। ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में, जो पहले और दूसरे ये जो दोनों सिद्ध करने वाले प्रश्न थे उनका हल। इन्हें लगाइए, फिर हम आगे के प्रश्नों को लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, और उसका भी ऑप्शनल। इसमें भी आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना इसकी किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो सबसे पहले बनाएंगे एक संरचना, जैसे ये हो गया ABC, यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, ये है लंब AD।
तो यहाँ पे मानेंगे कि माना समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लिख देते हैं प्रत्येक भुजा A है मान लो, और ये भी मान लेते हैं साथ में इसकी एक ऊंचाई EH, ये वाली ऊंचाई EH, और ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक हमने मतलब सारी साइड है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि AD लंब है BC के ऊपर, लिखेंगे इसलिए BD बराबर DC बराबर A/2। जब पूरी लेंथ A है तो ये A/2 आएगा। अब यहाँ पे tan का फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे tan B, ये वाला एंगल बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा AD/BD। tan B कितना होता है, समबाहु त्रिभुज में हर कोण कितने डिग्री की होती है, 60 डिग्री की। यहाँ लिख देते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60। तो ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर AD ये है H और BD है A/2। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हो जाएगा √3, ये नीचे आएगा H A/2। इसका इस साइड गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 A/2 बराबर H, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो होगा 3A² बराबर H। H का स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3A² बराबर 4H²। यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था, समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, भुजा के वर्ग का 3 गुना इसकी ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यही प्रूफ करना था आपको। और ये है सेकंड वाला प्रश्न। सेकंड में दिया हुआ था कोण P बराबर RTS, ये वाला। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति में लिखेंगे कोण P बराबर RTS। जो आपको समरूप प्रूफ करना उनको लिख दो, लिखेंगे RPQ तथा त्रिभुज RTS में इन दोनों में क्या दिया हुआ है, कोण P बराबर है RTS, ये दिया हुआ है। और R दोनों में कॉमन है, चाहे आप बड़े वाले की बात करो RPQ की, चाहे RTS की। तो लिखेंगे कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, सिंपल इतना ही करना था, RPQ समरूप त्रिभुज RTS। यहाँ पे लिखेंगे कोण कोण समरूपता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट के दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन। आप इन्हें लगा सकते हैं। ये था कक्षा 10वीं के मैथ का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2022 में पूछा गया था। कोड है इसका 822 AX। इसका आज हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे थे। तो यहीं पर समाप्त होता है क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का तीसरा सेट। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।